हेलो स्टूडेंट्स, मैं विभा यादव, जीव विज्ञान प्रवक्ता। बेटा आज हम शुरू करेंगे जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रकरण। बेटा नाम से ही समझ में आना चाहिए हमें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमें नाम क्लियर होगा तो हमें ये समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ेंगे, और जब हमें ये पता है कि हमें क्या पढ़ना है तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं चैप्टर के मीनिंग से। जीव, जैव मीन्स जीव, प्रकरण, प्रकरण मीन्स वे सारी क्रियाएं जो जीवों में होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? जैव प्रकरण। अब बेटा जीवों में हम स्वयं क्या हैं? हम जीव हैं। हमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? आप देखो, आप सुबह उठते हो, उठने के बाद आप पहले क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि हम मुंह धोएं या हम ब्रश करें, और फिर हमें इच्छा होती है कि हमें कुछ पीने को मिल जाए। हम जनरली दूध, कॉफी, चाय ये पीना पसंद करते हैं। मीन्स हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ग्रहण कर रहे हैं? हमें आवश्यकता है, हम कार्य करेंगे, और कार्य के लिए क्या चाहिए? कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी? ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगी। तो भोजन ग्रहण करना जीवों का एक मुख्य गुण है जो सभी जीवों में पाया जाता है। अब मुख्य गुण तो है, लेकिन अलग अलग तरीके हैं भोजन को ग्रहण करने के और फिर भोजन का उपयोग करने का। अगर हम देखें अपने आसपास तो जितने भी जीव हैं, जैसे हम स्वयं हैं, हम स्वयं शाकाहारी भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो हम ये समझें कि शाकाहारी क्या है। शाकाहारी जैसे नाम से समझ में आ रहा है, शाकाहारी शाक ग्रहण करने वाले। शाक मीन्स जो सब्जियां हैं या जो पौधों से मिलने वाले पदार्थ हैं वो शाक कहलाते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं जीव, जिसे हमने क्या कहा? पोषण। अब पोषण अलग अलग तरीके के हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, और शाक हमें कहां से मिल रहा है? शाक हमें मिल रहा है दूसरे जीवों से। दूसरे जीव क्या है? पौधे। तो हम स्वयं नहीं अपना भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं, हम निर्भर कर रहे हैं पौधों पर। तो हम क्या हो गए? हम हो गए विषमपोषी। हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है सांस लेते हैं। अब सांस लेना जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो जनरली हमें दिखाई देती है, लेकिन ये प्रक्रिया हमें पौधों में दिखाई नहीं देती। तो अब हम ये देखें कि क्या हम सिर्फ सांस लेने से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जीवित है या नहीं? तो अकेले सांस लेना हमें दिखाई नहीं दे रहा पौधों में, लेकिन फिर भी हम उनको जीवित कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ और दूसरे गुण भी हैं जिन पर जाना पड़ेगा आसानी से ये समझने के लिए कि पौधे भी जीवित है, हालांकि हमें वो सांस लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तीसरा है कि जीव उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन का अर्थ है कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि पोषण मीन्स जीव भोजन ग्रहण करते हैं और उनके अलग अलग तरीके हैं, जैसे स्वपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी वो हो गए जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। विषमपोषी हम डिस्कस कर चुके हैं, वे जो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त कर रहे हैं। अब चाहे कोई जीव स्वपोषी है जैसे हरे पौधे, या कोई जीव विषमपोषी है जैसे हम स्वयं, तो इन सभी जीवों में जब भोजन का पाचन होगा और पाचन के पश्चात भोजन उस रूप में परिवर्तित होगा जिस रूप में जीव उस भोजन को अपने अनुसार उपयोग में लाएगा। इस प्रक्रिया में बहुत ही हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया और भी बहुत सारे पदार्थ हैं जो बनते हैं जिनका शरीर से निष्कासन जरूरी है। ऐसे ही पौधों में कुछ और दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ उत्सर्जित मतलब शरीर से त्याग दिए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के बाद नेक्स्ट है जीवों में संवहन होता है
संवहन करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है संवहन का मीनिंग समझना और इसकी जरूरत समझना। संवहन, संवहन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब बेटा देखो, बहुत ही छोटी सी बात है, हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से हम भोजन को अंदर करते हैं, फिर हमारी आहार नलिका से होता हुआ जो हमारा पूरा तंत्र है उसमें भोजन जाता है, पचता है। अब क्वेश्चन ये है कि वो भोजन तो सिर्फ हमारे आहार नाल तक ही सीमित रह गया? ऐसा नहीं है। हमारे आहार नाल से भोजन पाचित होता है और पाचित होने के पश्चात रुधिर, रक्त, जिसे हम आम भाषा में खून भी कहते हैं, उसकी सहायता से पूरे शरीर में उसका संवहन होता है। अब आप कहेंगे कि संवहन के लिए तो कोई ऐसी हमारे पास यंत्र नहीं है जिससे कि वो पूरे हमारे सिर से लेकर के पैर तक पहुंच जाए, तो वो भी हमारे अंदर एक स्वयं एक बहुत ही अच्छा यंत्र है जो हम तब तक जीते हैं तब तक हम वो काम करता है, और वो है हृदय। हृदय जो है वो रक्त को पंप करता है और रक्त हमारे पूरे शरीर में संवहित होता है और इसे हम क्या कहेंगे? संवहन। तो ऐसा जो सेटअप है वो जीवों में विद्यमान है, ये किसी निर्जीव में इस तरह का संवहन नहीं होता। इसी प्रकार पौधों में भी संवहन होता है। पौधों में जो संवहन है वो आपने 9th क्लास में बेटा पढ़ा था, जाइलम और फिलोएम, 2 प्रकार के जटिल उत्तक हैं। तो इन 2 जटिल उत्तकों की सहायता से पौधों में संवहन होता है। तो बेटा हमने ये पढ़ा कि सजीव और निर्जीव में ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम उनमें अंतर कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक सजीव दर्शाता है, निर्जीव में ये अंतर नहीं है। निर्जीव जो है ये कार्य नहीं कर सकते। तो अब इसके बिहाफ पर हम सजीव एवं निर्जीव में अंतर आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी कॉपी पेंसिल पर एक क्वेश्चन लिखेंगे कि सजीव एवं निर्जीव में क्या अंतर होता है। अब बेटा आप बहुत छोटी क्लासेस से ये भी पढ़ते आ रहे हो कि हम सब, चाहे कोई वस्तु है मतलब निर्जीव है, चाहे कोई सजीव है, वो कुछ ही प्रकार के तत्वों से बने हैं। तो यदि हम जिन तत्वों से हम बने हैं उसी मात्रा में, उसी अनुपात में अगर हम तत्वों को मिश्रित करके रख दें इकट्ठा, तो क्या वो एक सजीव बन जाएगा? मतलब जो एक निर्जीव वस्तु है वो भी उन्हीं तत्वों से बनी है और जो एक सजीव है वो भी उन्हीं तत्वों से बना है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन तत्वों से हम बने हैं, क्या उसी अनुपात में उन तत्वों को अगर हम रख दें इकट्ठा करके, तो क्या एक जीव की भांति वो तत्व कार्य करेंगे? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीवों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार के बायोमॉलिक्यूल्स जिनको हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या? जैव उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में हम एंजाइम कहते हैं। ये जैव उत्प्रेरक ही है जो सभी कार्यों को संपन्न कराते हैं। जैव मीन्स जीवित, उत्प्रेरक मतलब उस कार्य को करने के लिए पुश करने वाले, उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। तो ये जो जैव उत्प्रेरक हैं वो ही इन सब कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हमें या पौधों में जो पोषण है वो किसके कारण संभव है? जैव उत्प्रेरकों के कारण संभव है। सांस लेना, अब देखो सांस लेना है और दूसरा है बेटा एक और टर्म है, वो है श्वसन। इन दोनों में अंतर को समझना 10th क्लास के हिसाब से बहुत जरूरी है। श्वसन और सांस लेना। श्वसन जो है वो एक बड़ी टर्म है, सांस लेना उसका एक भाग है। सांस लेना, आप सभी बैठे हैं, महसूस करो, आप सांस ले रहे
सांस छोड़ रहे हो, आपको अंदर से कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ ऊपर उठ रहा है और कुछ नीचे जा रहा है, नाक से आपकी आवाज आ रही है, ये तो है भौतिक प्रक्रिया सांस लेने की। अब सांस जो आपने लिया, जो वायु आपके अंदर गई, वो रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। कोशिका के अंदर वो वायु जाकर के भोजन जो पाचित हो चुका है, जो कोशिका के अंदर जाएगा, और हम पढ़ेंगे अभी विषम पोषण में, तो वहां पर वो वायु उस पाचित भोजन के साथ क्रिया करती है और उसको और सरलतम पदार्थों में परिवर्तित करती है। जैसे आपने रोटी खाई, रोटी का पाचन हुआ और बन गया ग्लूकोज। बेटा ये जो ग्लूकोज है, ये कोशिका के अंदर चला गया रक्त के माध्यम से। अब ये ग्लूकोज जो है वो परिवर्तित हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, और ऊर्जा निकलेगी। तो ये सारी क्रिया, ये रोटी का क्या होगा? पाचन। ये सारी क्रिया सांस लेना, सांस लेने के बाद जो वायु है उसका प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना रक्त के माध्यम से, और एंटर करने के बाद रक्त के माध्यम से जब वो कोशिका में एंटर करेगी, उसके पश्चात ग्लूकोज का सरलतम अवयवों में विभक्त होना क्या कहलाएगा? श्वसन। तो श्वसन जो है उसमें सांस लेना भी इंक्लूडेड होगा और पाचित भोजन का पुनः टूटना, सरलतम यौगिकों में टूटना भी इंक्लूड होगा। इसका मतलब श्वसन एक बड़ी प्रक्रिया हो गई। तो सांस लेने की बजाय हम क्या कह सकते हैं कि जीव श्वसन भी करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ बेटा? जीवों में ये सारी क्रियाएं किसकी वजह से हो रही है? ये तो सब आप पढ़ते आ रहे थे, इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं बताई। इसमें जो नई चीज है वो क्या है? जैव उत्प्रेरक। तो जैव उत्प्रेरक रासायनिक रूप से ज्यादातर प्रोटीन होते हैं और ये विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब ये एक विशेष कार्य करेंगे। बहुत सारे जैव उत्प्रेरक होते हैं और प्रत्येक जैव उत्प्रेरक एक विशिष्ट कार्य करता है। तो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे जैव उत्प्रेरक किन्हें कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जैव उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो एक जीव में या कोशिका में पाए जाते हैं, जो रासायनिक रूप से प्रोटीन हो सकते हैं, ज्यादातर प्रोटीन ही होते हैं, और ये एक विशिष्ट कार्य करते हैं, एक विशिष्ट माध्यम में कार्य करते हैं। ये है जैव उत्प्रेरक। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे पहला टॉपिक, क्या? पोषण। अपने सिलेबस में 4 जैव प्रक्रम हैं जो इस चैप्टर में रखे गए हैं। तो अब हम जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे पोषण। पोषण का अर्थ ये जानेंगे और पोषण किस प्रकार से होता है। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा जैसा कि हमने पहले लेक्चर में किया था, पोषण हमने जाना था पोषण किसे कहते हैं, वो हम जान चुके हैं। पोषण में दोबारा एक बार रिकॉल करा दूं। पोषण का अर्थ है भोजन को ग्रहण करना, ग्रहण करने के बाद उसको पाचित करना और पाचन के पश्चात उसका हमारे उपयोग में आने वाले रूप में परिवर्तन करना, ये पोषण कहलाता है। हम पोषण के 2 प्रकार जान चुके हैं, एक था स्वपोषी, दूसरा था विषमपोषी। तो अब हम स्वपोषण से शुरू करते हैं। स्व मींस स्वयं, जो स्वयं अपने भोजन को उत्पादित करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। तो पौधे जो हैं, पौधे क्या है? पौधे स्वपोषी हैं। पौधे क्या है? स्वपोषी। स्वपोषी, यहां नाम से समझ में आ रहा है। स्व मींस खुद, स्वयं।
तो अपना पोषण जो खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उसे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी या स्वपोषी। अब आपको एक कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि यहाँ स्वपोषी का अर्थ ये नहीं है कि आप किचन में गए और आपने अपना मैगी बनाई या जो आपको पसंद है आपने वो बनाया और आप कहेंगे हमने तो खुद बनाया तो हम स्वपोषी हो गए। नहीं, यहाँ स्वपोषी का अर्थ है बेटा जो सिंपल पदार्थ, सिंपल का मतलब है सरलतम पदार्थ, जैसे जल है, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको मिला करके ऐसे पदार्थ का में परिवर्तित करना उसको जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकें, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी का अर्थ ये नहीं है कि आपने किचन में जाकर के अपना खाना खुद बना लिया, वो स्वपोषी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि स्वपोषी का मतलब क्या है? जो सरलतम पदार्थों से ऐसा पदार्थ बनाए जो हम भोजन के रूप में उपयोग कर पाए। सरलतम पदार्थ क्या है? सरलतम पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, लवण एवं जल। ये सारे क्या है? ये सारे सरलतम पदार्थ हैं। इनकी सहायता से भोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? स्वपोषण। अब हम क्यों नहीं अपना भोजन बना सकते? हमारे पास जल भी अवेलेबल है, हम खनिज भी ले सकते हैं, लवण भी हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास है, सूर्य का प्रकाश भी हमारे पास है। तो पौधों में ऐसी क्या विशेषता है कि पौधे तो अपना भोजन बना सकते हैं और हम अपना भोजन नहीं बना सकते? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि पौधों में ऐसा क्या खास है, वो है पौधे का हरा होना। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हरे कपड़े हम पहन ले तो हम भोजन का निर्माण कर पाएंगे। उस हरे पौधे में क्या विशिष्टता है? एक विशेष अंग है, कोशिकांग है, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट। क्या था? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब अगर आपको क्लोरोप्लास्ट ध्यान नहीं आता तो थोड़ा सा ध्यान दिला देती हूँ आपको। आपने कुछ ऐसी संरचना पढ़ी थी जो कुछ ऐसी अंडाकार की सी थी और इसकी दो परतें थी और उन दो परतों के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं आपने बनाई थी। इन संरचनाओं में एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एक ऐसा विशिष्ट पदार्थ है जो इस हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में विद्यमान है, जो पौधों में जो पोषण की क्रिया हो रही है उसको संभव बना रहा है। तो क्लोरोफिल एक विशिष्ट गुण हो गया पौधे में, जिसके कारण पौधा स्वपोषी हो सकता है या स्वपोषी है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरोफिल क्या सिर्फ हरे पौधों में ही होता है या पौधे के जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं उनमें भी होता है? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्लोरोफिल सिर्फ हरे पौधों में या हरी पत्तियों में या पौधे के वे भाग जो हरे हैं, जैसे कुछ पौधों का तना भी हरा होता है, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो भी जब पके नहीं होते तो वो भी हरे होते हैं। तो जो भी हरे भाग हैं पौधे के, उन सभी भागों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में जो पोषण है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। मींस पौधों में पोषण क्लोरोफिल की वजह से होता है और ये जो प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेकर के
और सूर्य का प्रकाश और भूमि से जड़ों के माध्यम से पौधे को जल, खनिज एवं लवण मिलते हैं। तो इन सभी की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, अब हम इसको समझेंगे। मेरे ख्याल इतना आपको समझ में आ गया कि पौधा किस प्रकार से सभी वस्तुओं को ग्रहण करता है, उपयोग में लाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आ गई, वायु से आ गई। खनिज, लवण और जल कहां से आ गए, भूमि से आ गए। सूर्य का प्रकाश जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, इसके बिना पौधे अपना पोषण नहीं कर सकते। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो क्लोरोफिल द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और चूंकि हमें क्लोरोफिल नहीं है इसलिए हम पौधों की भांति अपना भोजन सरलतम पदार्थों से नहीं बना सकते। अब हम चलते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। सूर्य का प्रकाश पौधों पर गिरता है, पौधों पर गिरने के पश्चात जो क्लोरोफिल है वो उस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। तो पहला जो स्टेप हुआ वो क्या हुआ, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो पौधों में पोषण में पहला चरण क्या हुआ, पहला चरण हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्तियों पर गिरा, हरे भाग पर गिरा, और हरे भाग में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में वर्णक है, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगी, और उस अवशोषण से जो ऊर्जा, एक सौर ऊर्जा थी, उस सौर ऊर्जा को जो क्लोरोफिल है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। कैसे परिवर्तन करेगा ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपने क्या समझना है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगी, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के पश्चात सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देगी, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। उसके बाद जो दूसरी चीज है जो सूर्य के प्रकाश के कारण संभव है वो है जल का विघटन। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूं कि ऐसे 2H थे तो ये 2H हो गए, और ये O तो एक O, मींस H2O। जल जो है वो विभक्त हो गया, किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से। और कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूं। यहां आप देख रहे हो दो क्रियाएं हुई, किसके कारण हुई, वो सूर्य के प्रकाश के कारण। सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो दो क्रियाएं हुई बहुत इंपॉर्टेंट हुई, जिसको हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन चाहे आप वो याद रखें या ना रखें, ये दो पहले स्टेप्स जो हैं ये उसी के अंदर आएंगे। आप पहला स्टेप क्या हो गया, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि जो जल जड़ों के माध्यम से पत्ती तक पहुंचा है उसका विघटन। इतनी बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, अब यहां से आप पहले चैप्टर में उपचयन और अपचयन पढ़ चुके हैं। अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब ये जो हाइड्रोजन है ये मिला है हमें, और यहां आप देखो CO2, कार्बन ऑक्सीजन। अगर इसमें H जुड़ जाए तो अपचयन हो गया, तो यहां क्या होगा, भी हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन। तो तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। वो
उसके पश्चात हाइड्रोजन का बनना जल के विघटन से, और ये क्या हो गया, अपचयन हो गया किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर के क्या बना रही है, ग्लूकोज। और यही क्या है, यही भोजन है जो पौधा स्वयं उपयोग करेगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं होता या पौधे की पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं, तो जो अधिक मात्रा में भोजन पौधे ने बना लिया वो पौधे में संचित हो जाता है, और संचित हो जाने के पश्चात उसका उपयोग कब हो जाएगा, उसका उपयोग जब या तो सूर्य का प्रकाश नहीं है या जब सारी पत्तियां झड़ गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम भोजन जो ग्रहण करते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, बेटा ये जरूर ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही पौधे में ये भोजन स्टार्च के रूप में अवशोषित हो जाता है, फ्यूचर के लिए यूज होने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया पौधों में पोषण। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे अन्य जीवों में पोषण होता है। थैंक यू बेटा।